हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये बैंकिंग जो सिस्टम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है, यानी कि उस एरिया में हमें लोन देना है, क्रेडिट वहाँ पे देना है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग लिमिट्स सेट किया है और इसमें रेगुलरली चेंजेस भी होते रहता है। और ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसलिए हमारा जो एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी का या ग्रेड ए का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है जैसे ही हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है पिछले साल का वो ख़त्म होने से पहले ये एक नोटिफिकेशन आया था आरबीआई के साइड से कि जिन्होंने कहा था, इसमें लिखा था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो यहाँ पे 60% किया था। करेक्ट। तो ये न्यूज़ था, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल से। करेक्ट, 1 अप्रैल से 2025 से। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अभी क्या हुआ, ये किसके बारे में था? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में था। अभी ये रिसेंटली जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और ये चेंजेस जो है वो बैंक के बिजनेस के एंगल से काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। इसीलिए अगर आप देखेंगे उज्जीवन है, ईसफ है, इक्विटास है, इनके जो शेयर्स है ये 6% बढ़ गए। क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कहाँ कभी कभी वहाँ पे लोन जो है एनपीए भी हो सकता है, वो इतना बिजनेस ओरिएंटेड एरिया नहीं होता है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी आरबीआई ने क्या किया, इनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया है कि आप थोड़ा सा जो रेगुलेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्टर नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ढील दिया है, उनको ईज किया है। करेक्ट। तो इससे क्या हो गया, बैंक के पास थोड़ा स्कोप मिल गया अदर एरियाज में लोन देने के लिए, जहां से बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ सकता है। इसी के वजह से क्या हुआ है, ये शेयर्स ऊपर गए। तो देखो, जब आपको ये समझ में आएगा ना कि आरबीआई क्या कर रहा है, इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगी, और फिर यहाँ कहाँ से प्रॉफिट होगा, कौन से शेयर बढ़ेंगे, कौन से कम होगा, तो आपको एग्जाम के लिए काम में आएगा ही आएगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद के लिए तो भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग, आपको फायदा होगा। तो ये अभी ये न्यूज़ आया है, ये कल का ही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी था कि इन मार्च 2025 आरबीआई रिवाइज द प्रायोरिटी सेक्टर guidelines to expand the loan limits for the categories as housing, education, similarly reduce the PSL target for UCBs, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। करेक्ट, जिसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, उसका जो 75% का टारगेट था पहले, उसको अभी 60% किया गया। तो ये मैं दो न्यूज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है और आपको पता होना चाहिए कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है और अभी ये कल का न्यूज़ है। चलिए अभी देखते हैं ये अभी जो प्रेजेंटली लागू हुआ उसके पहले का सिचुएशन क्या था। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने यूसीबीज का अलग लिखा है, टोटल टारगेट कितना है 60%, पहले कितना था 75। एग्री उनको नहीं है क्योंकि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि जो शहरी एरिया में रहता है बैंक्स का प्रेजेंस, तो उसको एग्रीकल्चर का कोई मतलब नॉर्म नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि देना है, क्योंकि ये लॉजिकल है कि भाई अर्बन है तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, यानी कि उनके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। अभी ये माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5% देना है। करेक्ट। और बाकी ये जो एरिया है वीकर सेक्शन का, तो यहाँ पे 12% देना। वीकर सेक्शन यानी कि जैसे एससी है, एसटी है, फीमेल को भी वीकर सेक्शन कंसिडर किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और बाकी जो हमारी बैंक्स है, जैसे हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या हमारा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, तो उनके लिए टोटल जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर का वो 40% है। यानी कि देखो भाई, आपका जितना भी लोन देना है कहीं पे भी दे दो, लेकिन ये टारगेट जो है 40% लोन कहाँ जाने चाहिए, ओवरऑल इस एरिया में जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में उसमें का 18 जाना चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5 जाना चाहिए, वीकर सेक्शन में 12 जाना चाहिए। अगर आप ये सारा का टोटल करेंगे तो ये आता है 37.5। करेक्ट। तो आप बोलेंगे फिर ये 40 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर ये मिनिमम है, फिर यहाँ पे तो कोई 30 दे सकता है, यहाँ पे 20 दे सकता है, यहाँ पे 16 दे सकता है, लेकिन मिनिमम ये है। करेक्ट। तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अभी जो फॉरेन बैंक है जिसका लेस देन 20 ब्रांचेस है, उनका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटरनल टारगेट, लेकिन भाई 40% तो देना ही देना है। करेक्ट। अभी आरआरबीज है, आरआरबीज को क्या है 75% ओवरऑल है, क्योंकि भाई वो तो रीजनल रूरल बैंक से एग्रीकल्चर उनका मेन टारगेट होता है। और अगर मतलब क्या कहते हैं रूरल एरिया में देना है तो उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो 75%। और इसके जो अंदर के टारगेट्स है
ये सेम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 15% आया है। ठीक है, वीकर सेक्शन क्योंकि वो गांव साइड में है तो वीकर सेक्शन का टारगेट हो जाता है। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी कल का जो सर्कुलर आया है उसके पहले क्या था नॉर्म, 75%, 18%, 7.5%, 12%, ये सेम था। अभी क्या किया है, ये जो 75% था इसमें फिक्स 40% था और ये फ्लेक्सिबल जो था यानी कि आप अपने मन से कहाँ पे भी दे दो, वो 35% था। अभी वो रिड्यूस किया है, 40 का जैसे का वैसे है। अभी ये जो फ्लेक्सिबल है 20% वाला वो उन्होंने चेंज किया है। यानी कि अगर आप भी क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो कितना है। तो पहले था 75%, अभी किया है 60%। करेक्ट, इसमें बाइफर्केशन था 40+35, अभी इसमें बाइफर्केशन है 40+20। ये फिक्स्ड है और ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये क्या बताया मैंने आपको, पूरा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का है वो यहाँ पे सिचुएशन मैंने बता दिया, क्योंकि सिर्फ अगर मैं कल का न्यूज़ कंसिडर करता तो फिर ये बाकी आपको ये चीज़ें पता नहीं चलती, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे। तो अभी ये देखो, ये कल का सर्कुलर है 20 जून का, कुछ दिन पहले का। ठीक है, रिव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि क्या है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी नई नई बैंक आई है, अगर उनको बहुत हम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाएंगे तो भाई वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो काफ़ी उनके साइड से भी रिप्रेजेंटेशन आए थे आरबीआई को, क्योंकि रेगुलरली मीटिंग होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एडिशनल कंपोनेंट होता है, जो मैंने आपको फ्लेक्सिबल कहा है, वो 35% था जो हमने देखा था पिछले इसमें। देखो ये ना जो बात है भाई, जिसने आरबीआई में काम किया है, जिसको पता है वही एक्सप्लेन कर पाएगा, अदरवाइज लोग आके मैंने देखा है न्यूज़ पढ़ के चले जाते हैं। उस तरीके का अंडरस्टैंडिंग से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्या क्या किया है। अब ये भी देखते हैं भाई एएनबीसी क्या है, सीईओबीई क्या है, ये आगे हम देखेंगे। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट यानी कि मान लीजिए बैंक गारंटी है, करेक्ट, गारंटी है, तो इस टाइप का जो होता है उसको हम एलसी है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, यानी कि वो बैलेंस शीट में दिखती नहीं लेकिन वो है एक्चुअली बैंक की लाइबिलिटी है वो। करेक्ट, लाइबिलिटी नहीं एसेट है, क्योंकि भाई वो लोन दिया है तो दैट इज अ एसेट है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अभी ये जो है ये हम यहाँ पे समरी देखते हैं। क्या है ये, जो पहले वाला था जैसे, यानी कि अभी जो नॉर्म्स लागू हुए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, इसके पहले क्या था वो एक बार समरी में देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई, न्यू पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज है, एसएफबीज है, लोकल एरिया बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। ठीक है, ये सारा है। अब इसमें क्या किया है, जैसे मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर किसको कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ कुछ एरिया का स्कोप बढ़ाया। अब ये जो एप्लीकेबल ये सबको है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई एजुकेशन लोन अगर आप 25 लाख तक देते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। करेक्ट, और ये किस लिए किया है, क्योंकि फिर बैंक ज़्यादा लोन दे सकेंगे। सोशल इंफ्रा लोन्स अप टू 8 करोड़, यानी कि बैंक क्या करेंगे अभी इस एरिया में लोन देंगे, क्योंकि उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स अप टू 35 करोड़, करेक्ट, एंड 10 लाख इंडिविजुअल के लिए। यानी कि कोई अगर रिन्यूएबल एनर्जी में लोन लेना चाहता है 10 लाख का इंडिविजुअल, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर किया जाएगा। ये अभी भी लागू है, सबको लागू है, इंपॉर्टेंट है। यूसीबी का जो टारगेट था वो 40% से 60% किया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% है और वीकर सेक्शन 12% है। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। एक्सपांडेड वीकर सेक्शन है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई SC/ST है वीकर सेक्शन में है, ट्रांसजेंडर भी वीकर सेक्शन में है, डिस्ट्रेस फार्मर्स भी वीकर सेक्शन में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है वो भी वीकर सेक्शन में है, और जो महिला है, लेडीज है, वो भी वीकर सेक्शन में आती है। अब ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, तो PSLC ट्रेडिंग अलाउड को लेंडिंग विद द NBFC रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटाइजेशन लोन्स रिवाइज्ड। तो ये थोड़ा सा डिटेल है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, ये बाद में सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये को लेंडिंग क्या है, ये हम बाद में अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो जैसे जैसे वो चेंजेस करते रहेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला आया है, करेक्ट। तो अभी देखो, अभी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला आया है ये एक ही स्लाइड में आपको पता चलेगा। अभी ये 20 जून वाला जो सर्कुलर है वो इसमें है। क्या है, आरबीआई रिड्यूसिंग द PSL कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर SFBs फ्रॉम 75% टू 60%। ये देखो, ये जो है पहले 75% था, ये अभी इसको 60% किया है। करेक्ट, फिक्स्ड वाला जो है 40 है, ये 40 ही रहेगा। ये जो था फ्लेक्सिबल, ये 35 से 20 किया है। इससे क्या होगा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या होगा, बेटर एसेट मिक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी के वजह से शेयर्स बढ़े हैं।
ठीक है भाई, हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है स्टैटिक लेवल की कि भाई मैंने पढ़ाई की भूल गए, भाई उसको लगाना है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है वो देखना पड़ेगा, तभी आपको पढ़ाई में भी मजा आएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ भाई वो मुझे मार्केट में दिख रहा है। करेक्ट। इसके अब क्या, इसके बाद क्या होगा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। करेक्ट। सपोर्ट एक्सपांशन इनटू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तब 40% मैंडेटरी एलोकेशन रिमेन्स इंटैक्ट, भाई वो तो करना ही करना है। करेक्ट। एंश्योरिंग दैट कोर पीएसएल सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस आर नॉट निगलेक्टेड, भाई वो वैसे का वैसे करना है। जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वो 35% से 20% किया, यानी कि बैंक को फ्रीडम है। फ्लेक्सिबल का मतलब है एजुकेशन में जितना है देना है दे दो, उसके बाद एमएसएमई में जितना है देना दे दो, वो फ्लेक्सिबल है। व्हाई दिस चेंज मैटर्स, दिस रिड्यूसेस द रेगुलेटरी बर्डन ऑन एसएफबीज, उसी के वजह से भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए शेयर प्राइसेस बढ़ रही है। एनकरेजेस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो, कुड एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एसेट क्वालिटी बढ़ेगी, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट ने उसको पॉजिटिव साइन दिए है। करेक्ट। एंड बैलेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कमर्शियल वाइबिलिटी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बैंक्स कोई सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एसबीआई सिर्फ सोशल सेक्टर के लिए नहीं है, भाई प्रॉफिट भी कमाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करना है और सोशल बैलेंस भी मेंटेन रखना है, कि अदरवाइज ये नॉर्म्स नहीं होते तो भाई गरीबों को लोन कोई नहीं देता। करेक्ट। और ये जो नॉर्म्स है काफी पहले 40-50 साल पहले ही ये सारे सेट हुए हैं। करेक्ट। उसके बाद अभी जो टर्म्स आती है, जो आपने पढ़ा, भाई यहाँ पे टर्म्स है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय आरबीआई दैट मैंडेट्स बैंक्स टू लेंड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर क्रेडिट टू सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग एंड किसके लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, यानी कि भी सबको साथ में लेके चलना है, सिर्फ बिजनेस को लेके नहीं चलना है, सबको साथ लेके चलना है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एएनबीसी बहुत बार आपने सुना होगा, ये क्या होता है, द टोटल नेट क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय बैंक adjusted for investments and other exposures used as a base to calculate priority sector lending। नेट का मतलब है भाई कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी किया है, कभी कभी लोन भी लिया है, तो वो नेट करना है। नेट क्रेडिट का मतलब आपको समझ में आएगा, सिर्फ क्रेडिट यानी कि मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने मुझे 2 रुपए दिए, तो यानी कि नेट मैंने आपको 8 रुपए दिए, उसका मतलब है नेट। ठीक है। अब ये देखो, ये जो टर्म्स है CEOBE क्या है, क्रेडिट एक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। Potential credit risk arising from off-balance sheet items like guarantee, letter of credit included in PSL target calculation, भाई ये भी देखना पड़ेगा। नेटवर्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैंक्स टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक एंड द स्टेबिलिटी। इसी तरीके से ये बाकी भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, बेड ऑफ कैपिटल क्या होता है, ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शेड्यूल बैंक स्टेटस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल बैंक क्या है। तो इसी तरीके से आप बताइए मुझे कि भाई कैसा आपको क्लास लगा। अभी आज एक वर्कशॉप होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, काफ़ी सारा लोगों का नहीं हुआ है। एसबीआई क्लर्क जो एस्पिरेंट है, जो पास हुए, वो भी अभी पूछ रहे किस तरह भी आगे क्या करे, जिनका नहीं हुआ वो भी पूछ रहे क्या करे। तो इसके लिए आज शाम को एक वर्कशॉप है 25 जून को 7 बजे, मैं खुद कंडक्ट करूंगा, आपको यहाँ पे आना है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, व्हाट इज द न्यू ओवरऑल पीएसएल टारगेट फॉर एसएफबी, भाई आपको अभी आ जाएगा 60%, पुराना 75% था। What percentage of ANBC must still allocated to specific PSL सेक्टर्स क्या है भाई 40%, ये फिक्स है, अभी ये भी आपको पता चल गया। अर्लियर हाउ मच फ्लेक्सिबल PSL allocation was allowed to SFB 35%, क्योंकि आपको पता है 40 + 35 = 75, अभी ये 40 + 20 है, ये 60 है, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। व्हाट इज CEOBE एज यूज इन द PSL टारगेट, ये क्या है, क्रेडिट इक्विवेलेंट of balance sheet exposure, and what is one likely benefit of the revised PSL norms for SFBs, greater flexibility in lending। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। भाई अभी ये टॉपिक आपका जबरदस्त हो चुका है, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व सकेंगे। मुझे बताओ कैसा आपको लेक्चर लगा। इस टाइप के अगर आपको और टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप फ्री है शाम को तो डेफिनेटली वर्कशॉप अटेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।